हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या और पर्यावरण का जो आपस में क्या संबंध है। और जनसंख्या और पर्यावरण के संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है और जो पर्यावरण है वो भी जनसंख्या को जो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या पर्यावरण संबंध को देखते हैं कि जनसंख्या और पर्यावरण का जो है आपस में शुरू का ही गहरा नाता है और इन दोनों के अंदर जो है दोहरा संबंध पाया जाता है। अब दोहरे संबंध का अर्थ ये है कि एक तरफ जो जनसंख्या की वृद्धि है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगी, तो दूसरी तरफ जो पर्यावरण है वो भी जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी जनसंख्या और पर्यावरण के अंदर जो अंतर संबंध पाया जाता है। तो इसी अंतर संबंध को हम जो जनसंख्या पर्यावरण संबंध के नाम से जानते हैं। एक तरफ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो है पर्यावरण और प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरी ओर अगर उसकी विलासिता की वस्तुओं की ज़रूरतों को भी पूरा करना है तो उसके लिए भी उसे जो है पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि जनसंख्या किस प्रकार से इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी ओर इन्वायरमेंट है और जो प्रकृति है वो भी अपने विकास के लिए, अपने संरक्षण के लिए और दोहन के लिए भी जो जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी पर्यावरण का किस प्रकार से विकास होगा, उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाएगा और उसका जो है किस प्रकार से जो है सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या और पर्यावरण में जो संबंध है वो इसका जब आप अध्ययन करेंगे जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में संबंध का, तो इसका हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत और पर्यावरण कि ये जो जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत दिया गया है, ये सिद्धांत जो है किस प्रकार से बताता है कि जनसंख्या वृद्धि और इन्वायरमेंट के अंदर क्या संबंध है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इन्वायरमेंट को किस प्रकार प्रभावित करती है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, पर्यावरण का जनसंख्या वृद्धि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वो ये रहेगा कि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके कारण जो पर्यावरण के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उन दुष्प्रभावों को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, यानी हम किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो एक एक करके हम जो इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत और पर्यावरण। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि भाई आर्थिक विकास के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो है जनसंख्या के अंदर क्या परिवर्तन होता है। यानी ये जो जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत है ये बताता है कि जैसे जैसे एक देश के अंदर विकास होता चला जाता है वैसे वैसे उस देश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सिद्धांत को हम डिटेल में करेंगे विद डायग्राम। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि आर्थिक विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर भी अलग अलग होती है। फिर हम जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसके आधार के ऊपर अनुमान लगाते हैं कि उस जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर जनसंख्या की वृद्धि दर कम है तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये सिद्धांत तो केवल जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी देगा, किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं वो उन प्रभावों को भी जानने में ये सिद्धांत हमारी मदद करता है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि डायरेक्टली जो है ये सिद्धांत हमें इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में नहीं बताता, लेकिन इस सिद्धांत से हमें जनसंख्या की वृद्धि दर के बारे में पता चल जाता है। फिर हम उस जनसंख्या की और आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर है, जो गति है, उसके आधार पर पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अनुमान लगा पाएंगे। ये हमारे पास में रेखा चित्र है जिसमें हमने OX अक्ष के ऊपर जो है 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिया है कि ये जो जनांकीय सिद्धांत है इसकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है उसको हमने लिया है। और OY अक्ष के ऊपर हमने जन्म दर तथा मृत्यु दर को लिया है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास में ये जो लाइन है, ये लाइन जो वो ये बर्थ रेट को दिखाती है। यानी ये जो रेखा ये दिखा रही है कि शुरू के अंदर जो है जन्म दर है वो काफ़ी ऊंची है लेकिन स्थिर है। उसके बाद जनसंख्या की जो जन्म दर है
उसके अंदर धीरे धीरे गिरावट आने लगती है और फिर ये निम्न स्तर पर पहुंच करके स्थिर हो जाती है। ये जो हमारे पास में रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है हमें डेथ रेट के बारे में बताती है। ये भी बताती है कि भाई डेथ रेट है वो भी पहले जो है उच्च स्तर के ऊपर स्थिर है, लेकिन उसके बाद मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर जो तेज़ी से कम होने लगती है और उसके बाद ये जो है निम्न स्तर के पर पहुंच करके स्थिर हो जाती है। तो इसमें अब हम चारों स्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि इस अवस्था के अंदर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, लेकिन दोनों के बीच का जो फासला है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि दर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो जन्म दर तथा मृत्यु दर का डिफरेंस होती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो है अंतर काफ़ी कम है, इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम होती है, लेकिन जनसंख्या जो है उच्च स्तर के ऊपर पहुँच करके स्थिर हो जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में आप देखिए कि ये जो है जनसंख्या विस्फोट की स्टेज है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब इसमें तेज गति से जो है जनसंख्या वो बढ़ती है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के अंदर अभी जन्म दर तो कम नहीं हुई है, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई है। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे आप देखिए जन्म दर तो उच्च अभी भी बनी हुई है, लेकिन विकास के साथ, आय में वृद्धि के साथ, चिकित्सा की सुविधाओं में वृद्धि के कारण जो है जन्म दर तो उच्च स्तर पर रहने के बावजूद मृत्यु दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर हम देख पा रहे हैं कि भी मृत्यु दर जो है निम्न स्तर पर पहुंच जाती है और जन्म दर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आती है। और उसके बाद हमारे पास में फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज में आप देखिए जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ही निम्न स्तर पर पहुंच करके स्थिर हो जाती है। अब हमारी ये जो चारों अवस्थाएं हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इन जो अवस्थाओं का हमने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें क्या क्या जो है विशेषताएं इन स्टेजेस की हैं। और ये जो फोर्थ स्टेज है इसको हम स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था के अंदर जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब हम देखेंगे जो प्रथम अवस्था है उस प्रथम अवस्था की विशेषता। आप यहाँ पर प्रथम अवस्था देख पा रहे हो। प्रथम अवस्था की जो विशेषता है, सबसे पहले जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर के बीच डिफरेंस काफ़ी कम है। इसकी वजह से जनसंख्या जो होती है उच्च स्तर पर जाकर के स्थिर हो जाती है। तो इसकी विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे। पहली विशेषता है कि जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो उच्च स्तर पर लगभग स्थिर होती है, यानी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। दूसरी, इसके अंदर जो आर्थिक विकास है उसका लेवल भी काफ़ी कम होता है और प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी काफ़ी कम होता है। कृषि जो इस अवस्था के अंदर लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है और मुख्य व्यवसाय होने के साथ साथ एग्रीकल्चर जो काफ़ी पिछड़ी अवस्था में होती है, यानी खेती के अंदर जो है खाद, बीज, स्प्रे जो उत्तम किस्म के उनका प्रयोग नहीं किया जाता। खेती के अंदर जो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। औद्योगिक विकास नाम मात्र का हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रदूषण का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक प्रदूषण ही होता है या यातायात का प्रदूषण होता है। तो इस अवस्था के अंदर ना तो यातायात के साधनों का ज़्यादा विकास हुआ होता है और ना ही औद्योगिक विकास हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉल्यूशन का लेवल होता है वह काफ़ी कम होता है। और इस अवस्था के अंदर जो है प्रदूषण का लेवल कम होने के कारण, उद्योगों का कम विकास होने के कारण, यातायात के साधनों का कम विकास होने के कारण जो ये अधिक जनसंख्या है इसका पर्यावरण के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यानी विकास की प्रथम अवस्था जिसके अंदर आर्थिक विकास का स्तर काफ़ी निम्न होता है, उस अवस्था के अंदर जो बढ़ती हुई जनसंख्या या अधिक जनसंख्या है वो जनसंख्या भी पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती। अब हम देखते हैं इसमें सेकेंड स्टेज। इसमें आप देख पा रहे हो ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज की विशेषताएं क्या है कि जब थोड़ा सा और विकास होता है तो उस अवस्था के अंदर जो है जन्म दर के अंदर तो कमी नहीं आती, क्योंकि जन्म दर जो होते हैं बहुत सारे संस्थागत सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक जो हमारी विचारधारा उस पर निर्भर करती है, लेकिन मृत्यु दर जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। मृत्यु दर कम होने का कारण है कि जब लोगों की इनकम बढ़ी तो उसके कारण लोगों का पोषण का स्तर ऊंचा हो गया,
दूसरा, जब थोड़ा विकास हुआ तो उसकी वजह से देश के अंदर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ जाती है। और जब जन्म दर ऊंची है, मृत्यु दर कम है, इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और इसको हम जो जनसंख्या विस्फोट का नाम देते हैं, सेकंड स्टेज को। अब दूसरी अवस्था की विशेषताएं देखते हैं आप। तो दूसरी अवस्था के अंदर जो है जन्म दर उच्च स्तर पर होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर जो है कृषि का आधुनिकीकरण होने लगता है, यानी कृषि के अंदर जो है अच्छी खाद, बीज, स्प्रे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगता है। साथ में जो है जो एग्रीकल्चर है उसका जो है यंत्रीकरण भी होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन तथा प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ने की वजह से लोगों की आय बढ़ने लगती है। औद्योगिक गतिविधियाँ उनमें भी तेजी आने लगती है, तो औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके साथ साथ जो है व्यापार तथा यातायात के जो साधन हैं उनमें भी वृद्धि होने लगती है। जब इन सब गतिविधियों में वृद्धि होगी तो इसके कारण जो है पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो बढ़ने लगता है और प्रदूषण के बढ़ने के कारण जो है पर्यावरण में गिरावट आने लगती है। तो दूसरी जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो जनसंख्या अब पर्यावरण के लिए जो खतरनाक सिद्ध होने लगती है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने की वजह से पर्यावरण के जो संसाधन हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, खेती के ऊपर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका अतिदोहन होने लगता है, प्रदूषण बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अब जो जनसंख्या है वो पर्यावरण को प्रभावित करने लगती है। अब तीसरी अवस्था आप देखिए, थर्ड स्टेज ये है। थर्ड स्टेज के अंदर मृत्यु दर निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इसके अलावा जन्म दर है उसमें भी तेजी से कमी आने लगती है, यानी यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसमें कमी आने लगती है, जो ग्रोथ रेट है वो पहले से कम होने लगती है। तो इस अवस्था की हम विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले इसमें जन्म दर में भी कमी आने लगती है और मृत्यु दर है वो भी गिरने लगती है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर है वो पहले से कम होने लगती है। कृषि के साथ साथ नए नए उद्योग धंधों का जो तेजी से विकास होने लगता है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर भी आधुनिकीकरण को और बढ़ावा मिलता है और नए नए प्रकार के उद्योग धंधे लगने लगते हैं। शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलने लगता है, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। और इसके अंदर जो है जब शहरीकरण को बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ने लगी और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ने लगी, यातायात के जो साधन हैं उनमें वृद्धि होने लगी, तो जिसकी वजह से जो है प्रदूषण में तेज़ी से वृद्धि होती है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो अतिदोहन शुरू हो जाता है। प्रदूषण बढ़ने से, संसाधनों का अतिदोहन होने से पर्यावरण के अंदर जो गिरावट आने लगती है। अब चौथी जो स्टेज है, चौथी स्टेज के अंदर अब हम देखते हैं कि चौथी स्टेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है और जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर पहुंच करके स्थिर हो जाती है, यानी स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज इसको बोलते हैं। स्थिर आय जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या की जो स्टेज है उसको हम जो है यहाँ पर चौथी स्टेज में लेते हैं। तो फोर्थ स्टेज के अंदर जनसंख्या वो स्थिर हो जाती है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं चौथी जो स्टेज है उसकी। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर निम्न स्तर पर पहुंच जाती है, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है निम्न स्तर पर पहुंच करके स्थिर होने लगती है, लोगों का जीवन स्तर काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और इसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार होने के कारण, क्योंकि शहरीकरण के कारण अनेक समस्याएं आने लगती है, औद्योगिकरण की वजह से अनेक प्रकार का प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जो शिक्षा का प्रसार होता है उसकी वजह से लोगों का जो पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। अब लोग जो है ये मानने लगते हैं कि अगर मानवता का बचाना है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जब जागरूकता आने लगती है तो लोग जो है पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने लगते हैं और अब लोगों का जो लक्ष्य है वो विकास न रह करके धारणीय विकास बन जाता है, यानी अब लोग आय उत्पादन को बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन वो जो है वो पर्यावरण को बचाने के साथ साथ उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। तो चौथी अवस्था जो होती है, जो जब आय का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो उस अवस्था के अंदर व्यक्ति जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचने लगता है और चौथी अवस्था के अंदर जो है इन्वायरमेंट है वो बचना शुरू हो जाता है, उसका संरक्षण शुरू हो जाता है और धारणीय विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से एक और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि
प्रति व्यक्ति जो संसाधन है वो कम मात्रा में बचेंगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो उन संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। और दूसरी ओर जो वो पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो भी बढ़ने लगता है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो। इनमें जो वृद्धि होने की वजह से पर्यावरण के अंदर जो गिरावट आने लगती है, और जब पर्यावरण की गुणवत्ता है वो कमज़ोर होती है तो उसका जो है पर्यावरण के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो पर्यावरण के ऊपर जो है अपना बुरा प्रभाव डालती है। अब वो कौन कौन से तरीके से प्रभाव डालती है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में कमी। जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्योंकि मनुष्य जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए और अपनी विलासिता की ज़रूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं। तो ये जो है एक सीमित मात्रा में जो जनसंख्या होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या जो है जब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगेंगी तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में शोषण करने लगेंगे, और उनके शोषण की वजह से जो है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो बनने की गति धीमी होती है और बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है उसमें दोहन की गति अधिक होती है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब कुछ प्राकृतिक संसाधन जो समाप्ति हो जाते हैं। जैसे आज का समय में अगर हम देखें तो जो कच्चे तेल के भंडार है यानी पेट्रोलियम पदार्थों के जो भंडार है उन भंडारों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ये जो पेट्रोलियम है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। और आज बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए चेता रहे हैं कि अगर इसी गति से हम पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन करते रहे तो कुछ समय के बाद में ये जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी मात्रा में कमी लाती है और कुछ प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा को समाप्त भी कर देती है। दूसरा, भूमि पर दबाव बढ़ता है। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको अनाज की ज़रूरत होती है, उसको आवास के लिए भूमि की ज़रूरत होती है। तो कृषि की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, आवास के लिए भूमि की पूर्ति करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को काटा जाता है ताकि बहुत अधिक मात्रा के अंदर हमारे लिए जो है ज़मीन उपलब्ध हो सके। तो इसकी वजह से आप देखिए लगातार जो है नए नए क्षेत्र जो है एग्जिस्ट में आते हैं, नए नए जो है संस्थाएं अस्तित्व में आती है, यातायात के संसाधन बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है जो भूमि है उसके ऊपर दबाव बढ़ाएगी। अब जब भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो भूमि का जो है मिसयूज किया जाएगा, उसका अति दोहन किया जाएगा, और अति दोहन की वजह से जो है वहाँ भूमि की जो गुणवत्ता है उसके अंदर गिरावटें आएगी। इसके कारण कहीं पर जो है रेगिस्तान बन जाता है, कहीं पर भूमि जो बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भूमि है उसकी गुणवत्ता के अंदर जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कमी आती है। नेक्स्ट है भूमि का अति दोहन। अब बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है उसको बहुत अधिक मात्रा के अंदर अनाज की आवश्यकता होती है। अब अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास में दो ही रास्ते हैं, या तो हम जो है भूमि की मात्रा को बढ़ाएं, लेकिन भूमि की मात्रा जो होती है सीमित होती है, उसको बढ़ाने का विकल्प है काफ़ी सीमित होता है। दूसरा जो तरीका होता है कि वर्तमान में हमारे पास में जो भूमि है उस भूमि का जो है गहन प्रयोग किया जाए, अति दोहन किया जाए, और उसके ऊपर जो है अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है सिंचाई करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके, खाद बीज स्प्रे का प्रयोग करके हम अधिक मात्रा में उत्पादन लें। और जब इस प्रकार से जो है गलत तरीके से प्रोडक्शन का बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं तो उसकी वजह से जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसमें कमी आने लगती है, और भूमि के अंदर भी जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती है। दूसरा, जब भूमि के अंदर अत्यधिक खाद बीज स्प्रे का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो है मानव के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ होते हैं अनाज के माध्यम से वापस मनुष्य के शरीर में पहुँचना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य भी वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आगे, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी। देखिए, जब हम अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है खेती से उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से हम जो है एग्रीकल्चर की घटिया तकनीकों का प्रयोग करेंगे। खेत जो भूमि है उस भूमि के पोषक तत्वों को दोबारा बनने के लिए हम उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, साल के अंदर दो दो तीन तीन फसलें जब ज़मीन से ली जाएंगी तो उसकी वजह से जो है ज़मीन है उसकी जो है उपजाऊ शक्ति कम होगी। दूसरा, जब खेती करने के लिए जो है अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है भूमि में से जल स्तर जो पानी निकाला जाएगा, और जब वो पानी ज़मीन के ऊपर जाएगा तो उससे पानी की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होगी। तो जैसे जैसे पानी की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी वैसे वैसे जो मिट्टी को नुकसान पहुंचता
जाएगा। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो है अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है पशुओं की आवश्यकता होती है। तो पशु जब चराते हैं तो उसकी वजह से जो मरुस्थलीकरण बढ़ता है, भूमि की जो है शक्ति है उसके अंदर कमी आती है। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यातायात के साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भूमि की जो मात्रा है वो यातायात के साधनों के लिए प्रयोग में ले ली जाती है। एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन है उसकी कमी होने लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए एक भारी खतरा है। दूसरा, जब बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उद्योग लगाए जाएंगे तो उन उद्योगों से जो है अनेक प्रकार का जो है रासायनिक पदार्थ बाहर निकलेगा। तो उस वेस्टेज को जब मिट्टी के ऊपर बहाया जाएगा तो उसकी वजह से भी मिट्टी की जो गुणवत्ता उसमें कमी आएगी। आगे है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा। जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण एक तो पेड़ पौधों को काटा जाता है। जब पेड़ पौधों की कटाई होगी तो उसकी वजह से जो है भूमि कटाव होगा और भूमि कटाव होने की वजह से जो है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरी जो है मरुस्थलीकरण की जो दूसरी वजह है वो है कि जी ये वाटर लॉगिंग होने लगती है, कि ये जो सेम की समस्या आने लगती है तो उसकी वजह से वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ जो है मरुस्थलीकरण होता है। इसके अलावा जब अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है भूमि की सिंचाई की जाती है तो उसके कारण जो है भूमि के अंदर जो है लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि ट्यूबवेल का जो पानी लगाया होता है तो उसके बाद जो है मिट्टी के ऊपर जो है एक सफ़ेद सफ़ेद नमक की सी परत आ जाती है। तो वो जो लवणीकरण होता है वो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको ख़त्म कर देता है और जब वहाँ उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ कोई भी फसल पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे, जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और अगर हम आज आंकड़ों को के ऊपर नज़र डालें तो सामने जो एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा आता है कि आज लगभग जो 60% एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। यानी धीरे धीरे उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, वहाँ पेड़ पौधों घास फूस की मात्रा कम होती जा रही है और वहाँ रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। तो ये भी जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ही हो रहा है। आगे भूमि पर घटते प्रतिफल के कारण नुकसान। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो जनसंख्या की जो है एग्रीकल्चर से मिलने वाले जो आवश्यकताएं हैं उनकी मांग बढ़ने लगती है, यानी बहुत सारी मनुष्य की आवश्यकताएं एग्रीकल्चर से पूरी होती है। तो अब वहाँ पर जब एग्रीकल्चर के अंदर जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए या तो अधिक भूमि उसके ऊपर खेती की जाए, लेकिन जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि अधिक भूमि वाला जो विकल्प है वो सीमित है। फिर दूसरा जो हमारे पास में विकल्प बचता है वो बचता है कि भी हम जो है अधिक मात्रा के अंदर जो है यंत्रों का, रासायनिक खादों का, बीजों का, इनका प्रयोग करें। लेकिन एग्रीकल्चर जो होती है उसके ऊपर घटते प्रतिफल का नियम लागू होने की वजह से अगली ज़मीन के ऊपर जब खेती की जाती है, यानी एग्रीकल्चर लैंड जो होती है शुरू में सबसे बढ़िया भूमि के ऊपर खेती की जाती है, उसके बाद उससे घटिया भूमि पर, उसके बाद उससे घटिया भूमि पर। तो जब इस प्रकार से हम आगे से आगे खेती करते चले जाते हैं तो आगे वाली ज़मीन है उसकी क्वालिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अब एक तरफ तो एग्रीकल्चर में घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, दूसरी तरफ मनुष्य की खाद्यान्न की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें और अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन लेने के लिए उस एग्रीकल्चर का जो है अति दोहन करना पड़ता है, उस भूमि का अति दोहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से भूमि को जो है नुकसान पहुंचता है। आगे जलवायु तंत्र में असंतुलन। इस पृथ्वी के ऊपर जो जलवायु है वो जो है अपने आप ही संतुलित होती रहती है अगर मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे तो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर हर प्रकार की जो गैसें हैं उनकी एक संतुलित मात्रा है, लेकिन मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां है जिसमें जो है औद्योगिकरण है, यातायात के साधन है, उनमें वृद्धि होने की वजह से जो जहरीली गैसें है जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अलावा जो अनेक रासायनिक तत्व है जिसमें शीशा, कैडमियम, जिंक, पारा, इनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और ये मात्रा बढ़ने की वजह से जो जलवायु तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। इसकी वजह से कहीं पर सूखा आ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कभी बेमौसमी बारिश हो रही है। इसके अलावा ये जो बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण है एक प्रकार से ये जो है ओजोन लेयर को भी कमज़ोर कर रहा है। तो जैसे जैसे ओजोन लेयर कमज़ोर होती जाएगी वैसे वैसे जो है पराबैंगनी किरणें जो है सीधी पृथ्वी के ऊपर आने लगेगी, जिससे जो है अनेक प्रकार के जो
पेड़ पौधे हैं, जो पर्यावरण के तत्व है, उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वातावरण है वो जो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, एक तो उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा उसके अंदर जो बारिश का सिस्टम था उसमें असंतुलन पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। और बाढ़ और सूखे की वजह से जो है अनेक प्रकार के जो वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, उनको नुकसान पहुंचता है। आगे पोषक तत्वों को तंत्र को खतरा। देखिए, पोषक तंत्र क्या होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो पारिस्थितिक तंत्र है, उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो है वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। और ये सजीव और निर्जीव जो होते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जो पोषण होता है हमारा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो इन्हीं अंतः क्रियाओं के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में, सजीवों से निर्जीवों में, सजीवों से जो निर्जीव के क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं, और निर्जीव क्षेत्र से जो ये पोषक तत्व जो होते हैं सजीवों तक पहुँचते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर के अंदर हमने अत्यधिक गहन खेती करनी शुरू की है, उसके बाद से ये जो पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों के अंदर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यूरिया है, कार्बन है, इनकी जो मात्रा है वो अधिक हो गई है। तो इनकी अधिक मात्रा जो होती है वो जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होती है। कुछ स्थानों पर इनकी कमी महसूस की जा रही है, तो कुछ स्थानों के ऊपर इनकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो इसकी वजह से जो पोषक तंत्र होता है, ये पोषक तंत्र जो है इसको खतरा पैदा हो गया है कि इसके वजह से जो है जब खतरनाक स्तर के ऊपर ये रसायन एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचने लगते हैं, तो बहुत सारे जो जीव जंतु उनको ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पोषक तंत्र को खतरा पैदा हुआ, ये केवल बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हो रहा है। आगे जल चक्र को खतरा कि मनुष्य जो होता है उसे अपने खाना पीना बनाने से लेकर पचाने और अन्य प्रकार की जो दैनिक गतिविधियां होती है उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है पानी है उसकी मांग भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमें पता है कि पानी की जो मात्रा है वो सीमित होती है, लेकिन उस सीमित मात्रा के अंदर जब मांग अधिक हो जाती है तो उसके लिए हमें कहीं और से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो अच्छा पानी है, जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, उस पानी की, क्योंकि इस धरती के ऊपर केवल लगभग जो है 1 से 2% तक की शुद्ध पानी है जो पीने योग्य है, उसकी मात्रा का भी अत्यधिक दोहन किया जाने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो उस पानी की कमी होने लगती है। कुछ स्थानों के ऊपर आज आप देखिए पीने के पानी की जो है वो कमी हो रही है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। कई कई किलोमीटर तक लोग चल करके जो है पैदल चल करके पानी लेकर के आते हैं। तो पानी जो एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, और इसके पीछे कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि अगर जनसंख्या कम होती तो पानी की मांग भी कम होती, हमारी ज़रूरतें कम होती, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता। दूसरी ओर एग्रीकल्चर और औद्योगिक गतिविधियां जो बढ़ रही है उनके लिए भी पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूमि के जल का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबवेलों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से पानी निकाला जाता है, जिसकी वजह से ये जो पानी का स्तर है वो लगातार नीचा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है सूखे के हालात का सामना भी एग्रीकल्चर सेक्टर को करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से पानी की कमी हो रही है, दूसरी तरफ जो है जल प्रदूषित भी हो रहा है और भूमि जल स्तर है वो नीचे भी जा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ही पैदा हो रही है। आगे जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता का मतलब होता है कि भी किसी भी स्थान के ऊपर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पति की प्रजातियां एक साथ पाई जाती है, लेकिन ये जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर इनमें से एक भी प्रजाति नष्ट होती है तो उसके ऊपर जो आगे प्रजातियां निर्भर करती है उनके भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का जो है उन्होंने जो है अत्यधिक मात्रा में अपने भोजन के लिए, अन्य ज़रूरतों के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ जीव जंतुओं की प्रजाति है वो नष्ट हो रही है, संकटग्रस्त बन चुकी हैं वो। इसके अलावा मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है अनेक प्रकार की जो वनस्पति थी उनकी प्रजातियाँ नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से जैव विविधता जो है उसके लिए भी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है बहुत बड़ा खतरा है। आगे उपभोक्तावाद को बढ़ावा। उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि एक मनुष्य जो होता है अपने दैनिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके अलावा भी अपनी बहुत सारी विलासिता की वस्तुओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है, बहुत सारे उद्योग धंधे लगाने लगता है। तो इसकी वजह से जो है पर्यावरण प्रदूषण होने लगता है, यानी उसकी वजह से जल प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषित होगी, भूमि प्रदूषित होगी, ध्वनि प्रदूषण भी होगा। तो इस प्रकार से जब ये प्रदूषित होगा तो प्रदूषित जो इन्वायरमेंट है वो जो है
मनुष्य के लिए भी खतरा है, वनस्पति के लिए भी खतरा है और जीव जंतुओं के लिए, हर प्रकार के जो सजीव है उनके लिए खतरा है। तो उपभोक्तावाद के बढ़ने की वजह से जो है पर्यावरण के अंदर गिरावटें आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो है अनेक हानिकारक जो तत्व है वो इन्वायरमेंट में मिलकर के बहुत सारे प्रदूषण का कारक बन रहे हैं। आगे अपशिष्ट पदार्थों का खतरा। जब बढ़ती हुई जनसंख्या होती है तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है वो बढ़ती चली जाती है और उनको पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा के अंदर उद्योग लगाए जाते हैं। और जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उनसे जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को या तो पानी में मिला दिया जाता है या उसको ज़मीन पर बहा दिया जाता है, या जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उड़ करके जो है वायु में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण फैलता है। और ये जो प्रदूषण है, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है, ये जो है पर्यावरण के लिए अंदर गिरावट का एक मुख्य कारण है। तो अगर बढ़ती हुई जनसंख्या ना होती तो ये अवशिष्ट भी पैदा नहीं होते, अगर अपशिष्ट पैदा नहीं होते तो पर्यावरण के अंदर गिरावटें नहीं आती। आगे समुद्रों तथा महासागरों पर हानिकारक प्रभाव। बढ़ती हुई जनसंख्या जो होती है समुद्रों और महासागरों को भी प्रभावित करती है। आप इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है पानी के अंदर जो मछलियां हैं समुद्रों के अंदर या महासागरों के अंदर, तो उनकी जो है मांग बढ़ती जाएगी। तो जब उनका जो है अति दोहन किया जाएगा, मछलियों को बहुत अधिक मात्रा में पकड़ा जाएगा, तो उससे उनकी प्रजाति को नुकसान पहुंचेगा और आज कुछ प्रजातियां जो नष्ट भी हो चुकी है। इसके अलावा अनेक प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु जो सागरों महासागरों में पाए जाते हैं उनको भी भोजन के लिए या अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए जो है बहुत अधिक मात्रा में उनका दोहन किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रजातियाँ भी नष्ट होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो औद्योगिक गतिविधियां है या मानव मलमूत्र है वो जो है सागरों महासागरों में बहाया जाता है, जिसकी वजह से सागर और महासागरों के अंदर जल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो सागरों और महासागरों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आगे बढ़ते शहरीकरण के दुष्प्रभाव। आज लोग जो है वो गाँव की बजाय शहरों में रहना पसंद करते हैं। आज अगर हम डाटा देखें तो विश्व की लगभग जो है 50% के आसपास जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है, और इसमें जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर ये जो है मात्रा लगभग 75% से अधिक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ज़्यादा जनसंख्या शहरों के अंदर जाती है तो उसकी वजह से अनेक प्रकार की जो समस्याएं पैदा होती है। इसके अंदर सबसे जो बड़ी समस्या होती है कि वहाँ जो रहने की आवश्यकताएं यानी आवास की जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। दूसरा, वहाँ पर जो है साफ़ सफाई की जो है समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर जो है कूड़े करकट है वो ज़्यादा फैलेगा, उसकी वजह से जो है अनेक प्रकार की बीमारियाँ और गंदगी फैलती है। इसके अलावा जो बढ़ती हुई जनसंख्या जब शहरों के अंदर रहने लगती है तो वहाँ पर जो है अन्य प्रकार के जो प्रदूषण है उनको भी बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण को जो है गिरावट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो जल में, थल में, वायु में मिल करके जो है प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में गिरावटें आती है। आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र पर दुष्प्रभाव। जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्वच्छ हवा की, हम बात करते हैं स्वच्छ पानी की, हम बात करते हैं एक स्वच्छ पर्यावरण की। लेकिन जब बढ़ती हुई जनसंख्या होती है तो उसकी वजह से जो अनेक प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, चाहे वो उद्योगों से प्रजनित हो, चाहे वो यातायात के साधनों से जनित हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा मलमूत्र या CO2 के रूप में हो, इन सभी की वजह से जो है ये जो जल है, वायु है, यानी एक शब्द में अगर हम कहें तो पर्यावरण की जो स्वच्छता है वो गिर जाती है। तो जब पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं होगा तो उसकी वजह से जो है वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा, और जब मानव का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो उसकी वजह से जो है उसका जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी जो है बढ़ती हुई जनसंख्या का बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे महामारियों का खतरा। महामारी का मतलब होता है कि जब कोई भी बीमारी जो होती है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है अनियंत्रित होकर के, तो उसको हम जो महामारी कहते हैं। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है उसकी वजह से एक तो महामारी ज़्यादा इस वजह से फैलती है क्योंकि गंदगी फैल जाती है, अनेक प्रकार के जो जीवाणु वायरस है वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से महामारी फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, जब व्यक्ति जो होते हैं ये जो संक्रमित बीमारियां होती है एक दूसरे के संपर्क में आने से
फैलती है। जब बहुत अधिक जनसंख्या होती है तो एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता ही आता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां जो है तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाती है। जैसे अभी हम अगर लेटेस्ट देखें तो जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, वो जो है अधिक जनसंख्या की वजह से फैल रहा है, क्योंकि उसकी एक चेन है। तो बहुत अधिक जनसंख्या जिन देशों के अंदर है, उन देशों के अंदर जब कोरोना की जो चेन को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जनसंख्या कम होती तो ये चेन अपने आप ब्रेक हो जाती, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के संपर्क में कम आता तो ये चेन आगे नहीं चल पाती। लेकिन जब बहुत अधिक जनसंख्या होती है तो उसकी वजह से जो है गंदगी फैलती है, महामारियाँ फैलती है, संक्रमित बीमारियाँ ज़्यादा मात्रा में फैलती है। अब आगे जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, हम कुछ आगे टॉपिक्स हैं उनके आधार पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो वायु प्रदूषण होता है, इसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ओजोन परत को हानि पहुंचती है, पेड़ों की कटाई की वजह से नुकसान होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन होता है, विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है, और बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां जो वो विलुप्त होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो प्राकृतिक आवास है, जो स्वच्छ आवास है, उसकी जो है कमी महसूस की जा रही है। प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो है असंतुलन पैदा हो रहा है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अतिदोहन होने की वजह से उनमें जो है असंतुलन पैदा हो रहा है। खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उसके अंदर गिरावट आ रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए रासायनिक खादों, स्प्रे आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो खाद्यान्न है उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो है बहुत अधिक मात्रा में दबाव बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, और यातायात के जो साधन हैं उनका तेज़ी से विकास होने की वजह से भी नुकसान पहुंच रहा है। अब हम देखते हैं कि भी पर्यावरण जो होता है वो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। एक तरफ जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो पर्यावरण को प्रभावित करती है, तो दूसरी ओर पर्यावरण है वो भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। जनसंख्या अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है पर्यावरण से पूरी करती है। अतः अगर हम पर्यावरण उत्तम होगा तो एक जो जनसंख्या है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उसकी आसानी से पूर्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि जो तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार पर्यावरण जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो वहाँ पर बीमारियों की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि तेज़ी से होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। किस प्रकार प्रभावित करता है उसको हम देखते हैं। पहला है जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव। देखिए मनुष्य जो होता है बहुत सारी अपनी दैनिक ज़रूरतें जो है उनकी पूर्ति है वो पर्यावरण से करता है। अब चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु हो, अगर व्यक्ति को ये जो है उत्तम गुणवत्ता वाली मिलेगी, यानी अगर पर्यावरण बढ़िया है तो वहाँ पर जो खाद्यान्न भी बढ़िया होगा। इसके अलावा अगर पर्यावरण सही है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त होगी वायु के अंदर, और जो हानिकारक गैसें हैं उनकी मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से जनसंख्या जो उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। और अगर उत्तम स्वास्थ्य होगा तो वहाँ मृत्यु दर कम होगी, और मृत्यु दर कम होने की वजह से जो जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है वो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही है। तो जो स्वच्छ वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजह से जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में गैप पैदा हो जाता है कि जन्म दर तो वही है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है, उसकी वजह से जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगती है। प्राकृतिक आवास, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जब इन्वायरमेंट यानी नेचर के सानिध्य में रहता है, एक ऐसा वातावरण जहाँ पर हर तरफ हरियाली हो, चिड़ियाँ चहक रही हो, स्वच्छ पानी वहाँ पर मिल रहा हो, कलकल करते हुए झरने हों, यानी एक मनोहर अगर वातावरण मिलता है तो उसकी वजह से एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। और जब व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वहाँ पर लोगों की जो जीवन प्रत्याशा यानी प्रति व्यक्ति जो आयु है वो बढ़ जाती है, औसत आयु है वो बढ़ जाती है। तो औसत आयु बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने लगती है। आगे पर्यावरण और निर्धनता। देखिए पर्यावरण जो है धनी को भी प्रभावित करता है और निर्धन व्यक्ति को भी प्रभावित करता है, लेकिन पर्यावरण के अंदर जो गिरावट आती है वो सबसे पहले जो निर्धनों को प्रभावित करेगी। इसके पीछे कारण है
कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो अपनी जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, और अगर प्राकृतिक संसाधनों की अवनति होती है तो उसकी वजह से निर्धन वर्ग की जो आजीविका का साधन है उसके अंदर जो कमी आती है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर ईंधन की कमी होगी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी होगी, उनके लिए जो है जीवन निर्वाह की अन्य वस्तुएं उनकी कमी होगी। तो इस प्रकार से जो घटिया पर्यावरण है उसकी वजह से जो है निर्धनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण के अगर हम बात करते हैं तो उसके जो है धारणीय विकास के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि धारणीय विकास की परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति जो है स्वच्छ वातावरण के साथ, स्वच्छ पर्यावरण के साथ में जो है विकास कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो स्वच्छ वातावरण दे सके, विकास के लिए उतने ही अवसर आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध करवा सके। तो अगर पर्यावरण बहुत अच्छा है तो इस अवस्था के अंदर जो है धारणीय विकास की संभावना बढ़ जाती है, धारणीय विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर पर्यावरण के अंदर प्रदूषण है तो वहाँ पर धारणीय विकास जो है केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि धारणीय विकास जो होता है प्रदूषण को स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार पर्यावरण जो होता है वो धारणीय विकास को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। आगे स्वच्छ वातावरण। किसी भी स्थान पर कोई भी जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए जो स्वच्छ वातावरण है वो अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर लोग गंदगी भरे वातावरण में रहेंगे, प्रदूषण वाले वातावरण में रहेंगे तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां लगेंगी और बीमारियों की वजह से जो डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी और डेथ रेट बढ़ने की वजह से जनसंख्या भी तेज़ गति से बढ़ने जनसंख्या जो है वो जो उसके ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमारे पास में स्वच्छ वातावरण है तो वहाँ पर जो है लोगों का स्वास्थ्य वो बेहतर होगा, जिसकी वजह से जनसंख्या की जो गुणवत्ता है उसके अंदर वृद्धि होगी। आगे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ये जो है ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी की सारी आवश्यकताएं जो है व्यक्ति इन्वायरमेंट से पूरी करता है। तो अगर पर्याप्त मात्रा के अंदर प्राकृतिक संसाधन है और संसाधनों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है तो एक व्यक्ति की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो अच्छे तरीके से पूरी होंगी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि दिखाई देगी, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा मात्रा में बसना रहना पसंद करते हैं। आगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि भी किस प्रकार से जो है बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम ये देखें कि जो पर्यावरण के अंदर गिरावट है उस गिरावट को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। जनसंख्या वृद्धि जो होती है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होती है। अगर जन्म दर में कमी आती है और मृत्यु दर उच्च स्तर पर बनी रहती है तो उसकी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है, और जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो उसके कारण पर्यावरण में गिरावट आएगी आएगी, क्यों? एक तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा जिसकी वजह से उनका जो है अतिदोहन होगा, और दूसरा जो उद्योग धंधे उनको बढ़ावा मिलेगा, यातायात के साधनों को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से तेजी से जो है पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। और अगर हमें इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है तो उसके लिए हमें जो है जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगानी होगी। तो जनसंख्या वृद्धि को रोक करके हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत हद तक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर किसी भी स्थान के ऊपर अच्छी गुणवत्ता वाले लोग अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जीते हैं, अच्छी गुणवत्ता का जीवन हम कब जी पाएंगे? जब हमारे पास में चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छा शिक्षा का स्तर होगा। तो इस प्रकार की जब सुविधाएं हमें मिलेंगी तो उसके कारण जो है एक व्यक्ति गुणवत्ता वाला जीवन जिएगा, और जब एक व्यक्ति अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जीना चाहता है या जीता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ इन्वायरमेंट भी स्वच्छ हो। तो जब लोग उच्च क्वालिटी वाला जीवन जीते हैं तो वो जो पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए भी उपाय अपनाते हैं। तो जब लोग उच्च गुणवत्ता के लिए प्रयास करेंगे तो उन्हें जो है अपने आप जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। तो पहले हमें जो है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, तभी वो जो है इन्वायरमेंट की तरफ सोच पाएंगे। आगे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, भूमि है, हम उसका मिसयूज करते हैं जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण होता है। खनिज पदार्थ है, उनका हम अति दोहन करते हैं जिसकी वजह से इनकी मात्रा कम होती जा रही है। जल जो पर है उसका भी हम मिसयूज करते हैं, उसमें वेस्टेज बढ़ाते हैं जिसकी वजह से जो है इसका प्रदूषण होता चला जा रहा है। ऊर्जा के जो संसाधन है उनका भी जो है अत्यधिक मात्रा में जो है प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से
जो विशेष रूप से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी जो कमी महसूस होती जा रही है। तो इस प्रकार से एक तरफ जो पेट्रोलियम पदार्थों की कमी महसूस हो रही है, दूसरी तरफ जब हम अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ये भी फैलता है। तो अगर हमें जो ये पर्यावरण है उसको बचाना है तो जो प्राकृतिक संसाधन है हमें उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा। आगे अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण। जो प्रकृति के अंदर जो है संसाधनों की मात्रा सीमित है। ऐसे में अगर हम बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जो अनेक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका एक ही बार प्रयोग करते हैं उसके बाद में उनको फेंक देते हैं तो उसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर दबाव बढ़ता है। क्योंकि जब हमने एक संसाधन फेंक दिया, हमने उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया, तो हम उसके स्थान पर नए संसाधन की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से जो है संसाधनों की मांग बढ़ने की वजह से संसाधनों के अंदर जो कमी आएगी। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण 2 प्रकार का होता है। अगर कोई भी वेस्टेज है, अगर उसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है तो उसका दोबारा प्रयोग कीजिए, और अगर उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता तो उसको जल में, वायु में या मिट्टी पर जो है बहाने से रोकिए। अगर आप उसको रोक नहीं पाते हो तो फिर उसका जो है इस प्रकार से रिसाइक्लिंग करना, उसके अंदर इस प्रकार से जो है चेंज करना ताकि वो जो है जल, वायु आदि के लिए जो है खतरा पैदा ना करे, जल वायु प्रदूषण ना फैलाए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उन पदार्थों का हमें पुनः प्रयोग करना चाहिए, पुनर्चक्रण अपनाना चाहिए। आगे प्रदूषण पर रोक। अनेक प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, हमें हर प्रकार के प्रदूषण के ऊपर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि जब हर प्रकार का प्रदूषण रुकेगा तो उसकी वजह से जो है वो पर्यावरण की जो संरक्षण है उसमें मदद मिलेगी। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है उन प्रदूषणों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। उनके अंदर हमें जो है टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए, उसके अंदर हमें जो है आपसी सहयोग का भी सहारा लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण किसी एक देश के लिए बड़ा इशू नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा इशू है सभी देशों के लिए। तो अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए सभी देशों का आपस में कोऑपरेशन होना जरूरी है। कोऑपरेशन अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे जो विकसित देश है, विकसित देशों के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो वो उस टेक्नोलॉजी को अलग विकसित देशों को दे सकते हैं, जिसकी वजह से अलग विकसित देशों के अंदर जो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ होती है उन नीतियों में समन्वय होना भी जरूरी है। तो विभिन्न प्रकार के जब देश आपस में समन्वय करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उसी के आधार के ऊपर जो है ये तय होगा कि भी पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रदूषण है या जो पर्यावरण की गिरावट है वो किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। उसका प्रभाव धीरे धीरे सभी देशों के ऊपर होगा, चाहे उन्होंने प्रदूषण किया हो या ना किया हो। आगे जागरूकता। कोई भी आप कानून कितना ही बड़ा बना लीजिए, कितने बढ़िया कानून बना लीजिए, जब तक जनता के बारे के अंदर जागरूकता नहीं है तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जनता को शिक्षा के माध्यम से ये बताना चाहिए कि भी उनके लिए पर्यावरण का क्या महत्व है और स्वच्छ पर्यावरण जो उनके लिए क्यों आवश्यक है। तो जब इस प्रकार से लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में पता चलेगा, उनके संरक्षण के बारे में पता चलेगा, उनको संरक्षण की विधियों का ज्ञान होगा, तो लोग जो है अपने आप तय दिल से बिना किसी बाहरी दबाव के जो है पर्यावरण की सुरक्षा करने में लग जाएंगे। तो इस प्रकार जागरूकता के माध्यम से भी हम जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। कानूनी प्रावधान। कई बार जो होता है कानून बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे भारत के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, जिसमें वन्य संरक्षण अधिनियम है, इसके अलावा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है। ये अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भारत के अंदर अधिनियम है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसके अंदर हर प्रकार से जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम जो है विभिन्न प्रकार के कानूनों को बनाएं। कानून सख्त होने चाहिए, कानून जो है सारगर्भित होने चाहिए, और कानूनों का पालन जो है हर हाल में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून जो है छोटे तबके के या गरीब तबके के लोगों के लिए हो और अमीर जो है उन कानूनों की धज्जियां उड़ाते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता जो होती है वो किसी भी स्थान के ऊपर मौजूद विविधता होती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, मनुष्य होता है, उनमें अनेक प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जब मनुष्य प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप करता है
तो उसकी वजह से जैव विविधता को खतरा पैदा हो जाता है। और एक प्रकार की जैव विविधता को जब खतरा पैदा होता है तो उसकी वजह से अन्य जो प्रजातियां होती हैं उनके अस्तित्व के ऊपर भी संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें इस जैव विविधता को बचाना होगा। इसके लिए जो है आप चाहे कानूनी प्रावधान कीजिए, आप चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कीजिए, आप चाहे जागरूकता की बात कीजिए, आप कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन हर तरीका अपना करके हमें जो है जैव विविधता की सुरक्षा करनी है। अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान की भी पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज हम विकास के बिना तो नहीं रह सकते, हम औद्योगिक उत्पादन के बिना नहीं रह सकते, हम यातायात के साधनों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अगर इन सभी के अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो पर्यावरण जो है संरक्षण में काम आए, यानी हरित टेक्नोलॉजी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए जो कि पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करती हो। आगे हरित तकनीक का प्रयोग। हरित तकनीक वो तकनीक होती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण को बचाने में सहायक हो। हमें कम से कम जो है प्रदूषण फैलाने वाले तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर घरों के अंदर ईंधन की बात आती है तो हमें धुआं रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, गैस सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बात आती है उद्योगों के अंदर, तो उद्योगों के अंदर अब हमें जो है सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, या विद्युत ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जो कोयला है या जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है पर्यावरण को हरित तकनीक का प्रयोग करके भी बचा सकते हैं। पर्यावरण रहित ऊर्जा का प्रयोग, बहुत सारी ऊर्जा जो होती है वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाती है। जैसे घरों के अंदर जो है ईंधन की ऊर्जा के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उपलों का प्रयोग किया जाता है, उनसे बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। इसी प्रकार से उद्योगों के अंदर या रेल के अंदर जब कोयले का प्रयोग किया जाता है तो उससे भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तो हमें ऊर्जा के जो साधन हैं वो साधन अपनाने चाहिए जो कम से कम मात्रा में प्रदूषण फैलाते हों। जैसे पन बिजली है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, हमें इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए जो प्रदूषण कम फैलाते हों। आगे सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लगभग प्रत्येक घर के अंदर वाहन भी है। तो जब विभिन्न व्यक्ति अपने काम धंधे से दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने के बजाय सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक वाहन के अंदर जब हम जाएंगे तो एक ही वाहन के अंदर अनेक व्यक्ति चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति प्रदूषण की मात्रा काफ़ी कम होती है। जैसे रेल की बात करें तो एक रेल के अंदर जो हज़ारों व्यक्ति चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर तो लगभग उतना ही होगा जो अगर रेल खाली जा रही है या उसमें हज़ारों व्यक्ति जा रहे हैं, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हज़ारों व्यक्ति अपने अपने वाहन लेकर के जाते हैं गंतव्य पर, तो उसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। तो इसके लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, पूलिंग सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि प्रदूषण की मात्रा कम से कम हो और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। यातायात व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जो यातायात के साधन है उनके अंदर जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी मौके पर जो है BS4 है और तुरंत हम जो है BS6 के ऊपर भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो पर्यावरण को बचाने वाली टेक्नोलॉजी है, उससे प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम होती है। दूसरा, सड़कें और जो यातायात के अन्य मार्ग हैं वो मार्ग बाधा रहित होने चाहिए, क्योंकि अगर जगह जगह पर जाम लगता है या जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं तो उसकी वजह से वाहन धीरे धीरे चलेंगे, उनमें ज़्यादा ईंधन की खपत होगी, जिससे प्रदूषण का लेवल है वो भी अधिक होगा। तो हमें जो है यातायात व्यवस्था उसमें भी सुधार करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। वनीकरण को बढ़ावा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं प्यूरीफायर का काम करते हैं। ये न केवल वायु को सुरक्षित रखते हैं बल्कि वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं, जिससे जो जल चक्कर है वो बना रहता है। इसके अलावा वनस्पति तंत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता है, पारिस्थितिक तंत्र है वो भी मजबूत होता है, जैव विविधता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो हर प्रकार से जो है वन जो है वो मनुष्य और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों की रक्षा हमें करनी चाहिए। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।